एक विशाल जंगल था। उसमें पशु पक्षी और जानवर सभी रहते थे। ये वन एक न्याय राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर सभी गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वे भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, कैसे जाएं? अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। वह बच्चे दावाग्नि में जल मर गए थे। इस कारण इस बार जो होना हो, पर वो बच्चों को छोड़कर नहीं ही जाएंगे, ऐसा निश्चित किया था। गरुड़ गरुड़ी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते। इस जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चले। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हुए हो, कैसे भागे? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुझे बुद्धि नहीं है, इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों जैसे ही ये बच्चे भी काल के गाल में समा जाएंगे। गरुड़ कहता है, तुम नाहक हठ मत करो, ये जंगल जलता हुआ और नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं है, तुम चलो, बच्चे भले यहाँ रहें। हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से? गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज हो, ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारे पहले के 4 बार के बच्चे अग्नि में जल गए और ये बच्चे भी दावाग्नि में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? दावाग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब और अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूं, तुम यही रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी मत जाओ, मैं एक अबला हूं, मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे। आप मत जाए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसे हो रहा है जाने का? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो, फिर से कहता हूं, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ ही दावाग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी, उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। दावाग्नि तो नजदीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया, भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी। गरुड़ी ने थोड़ी दूर ही पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा, फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया। चारों ओर के पत्तों को साफ किया, फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी। उस नदी में पानी का एक निर्झर था। वह झरने पर जाकर अपनी पाखें भिगोकर आती और बच्चों को ढंक कर रखती थी। वहां उसके पास के दूरवा की अग्नि पर पाखें झटकारती। वह पानी छींटकर अग्नि को बुझाती। अग्नि पर पानी डालकर वह फिर पाखें भिगोने नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर से सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गरुड़ी तो रात दिन पानी में पाखें भिगोकर छींचने लगी। अब तो वह थककर लथपथ हो गई। 1-2 दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा, फिर भी गरुड़ी तो पानी छींचती ही रही। एक बार वह पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी थी। वह जस की तस ही पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गईं, फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह नदी के निर्झर के किनारे पड़ी है। उसको जंगल के दावानल की घटना याद आई।
बच्चे याद आए, परंतु अब जाए कहाँ, सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वह धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे। वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वह फिर से नदी पर गई और पांखें भिगोकर पानी ले आए और बच्चों की चोंच में डाला। शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वे चंदन वन में ही आते। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। गरुड़ का तो कोई पता ही नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे से निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहां दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहां दावानल वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो दावाग्नि में मर गए होंगे, तो वहां जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूं। न तो मेरी पत्नी है, न ही बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी में अकेले कैसे व्यतीत करूंगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूं तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया और वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। वह जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वह गरुड़ गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वह इस गरुड़ को चोंच मार मारकर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए। वहां 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मारकर बेहोश कर दिया। वह मर गया है, ऐसा समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वह गरुड़ी नहीं आई। वह क्यों आएगी, अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली तो उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता। यह उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे से उठा और नदी पर गया। पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वह नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर ही लौट आता। वहां भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वह जिस जंगल से भाग कर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहां देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में, जहां चरने के लिए आता था, उसी वन में गरुड़ी बच्चों को लेकर चरने आए। गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया। ये तो मेरी पत्नी जैसी ही लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि यह वही है या कोई अन्य गरुड़ी है। वह चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़ पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ कैसे आ सकता है। वह तो वहां नई पत्नी के साथ मौज करता होगा। ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चरता था, तो गरुड़ी और बच्चे अपने ढंग से अलग ही रहकर चरने लगे। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखल में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वह सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार मारकर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आए। बच्चों ने गरुड़ से कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं, इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था और यह हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए ये शिकार तो हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए।
गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, यह मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चों और गरुड़ में जब झगड़ा हुआ, तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां आई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है तो उन्हें कैसे दे दूं? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही न समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना हो सो करो, पर मैं तो इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे हाय, तुम्हें क्या कहें। एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने पूछा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ी ने पूरी बात कह सुनाई तो गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मरे ही बच्चे हैं और गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं जो समझता था वह सब मिथ्या निकला। वे सब दावानल में मरे नहीं, जीवित ही हैं। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ी की बातें जब चल रही थीं, तब बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले कि तुम मेरे पति होगे, पर अभी मेरे पति नहीं हो। यदि तुम मेरे पति ही होते तो दावानल में हमें छोड़कर नहीं भागे होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिताजी भी नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में आ गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रात को रहा। सुबह फिर वह गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे तो वो बच्चों के पास जाकर लाड प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती? गरुड़ वहां पास में जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकारती नहीं थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले तुम मुझको स्वीकार न करो, अपने घर नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। गरुड़ की मांग सुनकर बहुत खींच गई। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह से बचाया है वह मुझको ही पता है। सूर्य चंद्र उसके साक्षी हैं। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़ी उसको बच्चे नहीं देती हैं। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, परंतु मैं तो बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं ही दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में जाकर न्याय राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। न्याय राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर से चंदनवन में आया और गरुड़ी से बोला, तुझको कल बच्चों के साथ न्याय राजा ने दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करते हैं। गरुड़ी ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को कह सुनाऊंगी, तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में उसको दंड ही देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्याय राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी आया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है। गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बात से लगता है कि वह मेरा पति होगा। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था, तब जंगल में दावानल लगा था। मुझको लगा कि वहां तुम्हारी पत्नी गरुड़ी और बच्चे अग्नि में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया था। फिर न्याय राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? ये बात सच है?
गरुड़ी बोली, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है, दरअसल सच बात तो कुछ और ही है। गरुड़ी ने जंगल में दावाग्नि लगी, तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक की बात राजा को कह सुनाई। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ। कारण वह मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा ने गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊं? दावानल लगा तब हमको छोड़कर भाग गए थे, तो अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो यह नया जन्म हुआ है, समझो। राजा ने कहा, गरुड़, गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, दावानल से बचाया है, छोटे से बड़ा मैंने किया है, तो इनको क्यों दे दूं? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ, बच्चों को किसका माना जाए, नर का मानना या मादा का? फिर उन्होंने खूब विचार करके न्याय दिया, गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, दावानल से तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुझको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूं और नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहां से आ पाती, वो तो बेहोश पड़ी थी। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठकर वहां से निकली और साखरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वह विलाप करते करते ही नदी के किनारे जहां निर्झर था, वहां तड़प तड़प कर मर गई। गर्मी के कड़ाक धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़ा हो गया। उसी न्याय राजा के राज्य में ही एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई, तो 5-7 दिन के बाद उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हुई। उसको 2 दिन हुए और वह दोपहर को साखरी नदी के किनारे निर्झर पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि यह क्या है, ये जानने की इच्छा हुई, तो उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहां से खिसकाया। उस मृत शरीर में रही वाष्प बढ़ई की स्त्री के नाक मुंह में गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भरकर घर आए। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने बालिका को जन्म दिया, जिसमें गरुड़ी की आत्मा आई थी। अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वह बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वह लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करती। न्याय राजा की 7 घोड़ियां थीं। जो घोड़े थे वो तो उसने सैनिकों को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियां बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थीं। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। घोड़ियां मासिक धर्म में आईं और घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्टि पाए। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा और वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया है, तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बारे में घोड़ियां बछेड़ों के साथ चर रही थीं। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा, वह बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी तथा बछेड़ों को दिखाकर कहने लगी कि ये बछेड़े किसके हैं। बढ़ई बोला, बेटा, ये घोड़ियां और बछेड़े तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा, ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछेड़े जन्मे। लड़की ने कहा, तो ये बछेड़े अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ई बोला, है तो ऐसा ही, अपने घोड़े की ही वंशज, इसलिए ये बछेड़े अपने हैं, परंतु जाने दे अब।
राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्यों करें। लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई और वह बछेड़ों और घोड़े को हाँक लाए और तबेले में बंद कर दिया। सांझ को घोड़ियां राजा के घर आईं। वे बछेड़ों के बिना थीं, बछेड़ों के लिए घोड़ियां तूफान मचाने लगीं। घोड़े की रखवाली करने वाला बछेड़ों की खोज में निकला। उसने देखा कि बछेड़े बड़ई की घुड़साल में बंद हैं। वह बड़ई के घर गया और कहा, बड़ई, इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। बड़ई बछेड़ों के बंद किए हुए तबेले का दरवाजा खोलने गया, लेकिन लड़की ने उसको रोका, नहीं, ये राजा के नहीं है, फिर क्यों देना है। बड़ई लड़की को समझाता है, पर वो नहीं मानती और बछेड़ों को नहीं देती है। बड़ई ने कहा, बेटा, राजा के आदमी बछेड़े लेने के लिए आए हैं तो दे देते हैं। लड़की ने कहा, परंतु क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश हैं, तो राजा को इन्हें नहीं देना है। राजा के नौकर ने घर जाकर पूरी बात राजा से कही। अब राजा ने बड़ई को बुलवाया। राजा ने कहा, बड़ई, अपने तबेले में मेरे बछेड़ों को बंद किया है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता। बड़ई ने कहा, महाराज, उन बछेड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद कर दिया है, उसको पसंद है इसलिए रखा है। राजा ने कहा, लेकिन वे बछेड़े तो मेरे हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें बछेड़ों को छोड़ देना पड़ेगा। बड़ई बोला, उस पागल लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन सिपाहियों को लेकर जाओ और लड़की को धमकी देकर बछेड़ों को छोड़ दो। बड़ई के साथ सिपाही बड़ई के घर आए। लड़की तबेले के दरवाजे के पास ही थी। बड़ई ने लड़की को समझाया कि हम बछेड़ों को छोड़ दें, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी। सिपाहियों ने लड़की को धमकाया, राजा का भय दिखाया, फिर भी वह एक से दो नहीं ही हुई। फिर वे सिपाही वापस आए और राजा से सारी बात कही। राजा ने कहा, ठीक है, कल दरबार में लड़की को हाजिर करो। दूसरे दिन दरबार लगा। लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की ने बछेड़ों को हाँक कर दरबार में ले आए। बछेड़ों को बाहर बांध दिया, वह सभा में जा बैठी। राजा ने कहा, पगली लड़की तू ही है। लड़की बोली, महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ। राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर कहूँ, राजा के बछेड़ों को अपने घर बांध रखा है, उन्हें लेने आए तो भी न दिया। लड़की ने कहा, बछेड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया। राजा ने कहा, लेकिन बछेड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम। लड़की ने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं, ये बछेड़े तो हमारे हैं, इसलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखा था। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की, तेरा मगज तो ठीक है ना, बछेड़े मेरे हैं और तू मेरे साथ कैसी बात कर रही है। लड़की बोली, महाराज, मैं सच बात कर रही हूँ, ये बछेड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की, तू तो बिल्कुल पागल निकली, इन बछेड़ों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है तो तेरे बछेड़े कैसे हुए। लड़की ने कहा, महाराज, भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है ना। हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा और वंश हमारा, मतलब बछेड़े भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की, तू क्या कह रही है। संसार में ऐसा कहीं होता है, घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे, उससे घोड़ा के मालिक के बछेड़े हो जाएंगे। लड़की ने कहा, वाह रे न्याय राजा, आपका अभिनंदन। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा। इस तरह के न्याय का अगर पशु पक्षियों को पता होता तो वे भी यहाँ नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की, तुझको क्या हुआ, तुझे कहाँ अन्याय हुआ है। लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के होगे या मादा के, ऐसा ही झगड़ा लेकर गरुड़ गरुड़ी आपके पास न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था। उनकी बातें सुनकर आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं। आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वह तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ गरुड़ी की सब बातें याद आ गईं, इसलिए वह शांत ही रहा। लड़की ने कहा, महाराज, सच बात है ना,
राजा बोला, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, महाराज अब बोलिए, ये बछड़े किसके हैं? हमारे ही हैं न, हमारे घोड़े के वंश हैं, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछड़ों को खदेड़कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।